हेलो क्लास 11 वेलकम टू इकोमैनियन इकोनॉमिक्स क्लासेस और क्लास 11 एंड 12। आइए भैया, आज से मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। 11th क्लास को और 12th क्लास को दोनों को पढ़ा रहा हूँ। तो अभी आपके लिए तो 11th में ही हूँ, आप मेरे लिए मतलब मैं आपके लिए टीचर तो 11th के लिए ही हूँ ना। ठीक है ना। तो भैया चलिए, अब भैया सबसे पहली बात आती है कि 11th क्लास में कौन कौन सी बुक्स हमारे पास आती है। दो तरह की बुक्स हमारे पास आती है, एक आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक आती है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है भैया, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके लिए बिल्कुल न्यू है, टोटली आपके लिए क्या है, ये न्यू है। ठीक है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है थोड़ी सी आपको पुरानी लग सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ना मैथ्स आ जाता है, जैसे कि मीन मॉन मीडियन वाले चैप्टर आ जाते हैं। वो भी बहुत इजी वे में कराऊंगा आपके लिए। स्पेशल मीन मॉन मीडियन, डिस्पर्शन और कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर, इन चारों चैप्टर, चार क्यों पांच है मेरे ख्याल। मीन और मीडियन दो चैप्टर है, डिस्पर्शन, कोरिलेशन और इंडेक्स पांच चैप्टर के स्पेशल नोट्स रेडी हो रहे हैं, ताकि आपको बहुत इजी वे में कराया जा सके। ठीक है ना। मैं खुद बना रहा हूँ वो नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आए उसमें, और कुछ ना कुछ आपका कंप्यूटराइज भी आएगा। ठीक है, लेकिन आज हम स्टार्ट करें माइक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस में है ना, इसलिए। तो भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला चैप्टर आ रहा है इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इसको हम करेंगे, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करें, फिर इकोनॉमी पे आएंगे। और एक बात बता दूं, ये जो पूरा लेक्चर है ना आपका, आधा एक घंटे का, आधा घंटे का, उसमें आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर करा रहा हूं मैं। ठीक है ना। और पूरा डीप एक्सप्लेनेशन होगी, ध्यान से समझना। सबसे पहला वर्ड आ रहा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसको सबसे पहले ना मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। वह इकोनॉमिक्स हमारा दो वर्ड से डिराइव हुआ है। पहला वर्ड आता है हमारा ओइकस और दूसरा आता है नेमिन। ठीक है, ओइकस और नेमिन। ओइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। वैसे बताऊं तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब भैया ये मैनेजमेंट क्या होता है, ये हाउस होल्ड क्या होता है, उसको समझना। मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना, किस किस चीज को, चार चीजों को। मैन को, मनी को, मशीनरी को और मटेरियल को। अगर हम इन चारों चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं, दैट मीन्स अ गुड मैनेज। ठीक है, ये नॉर्मल लैंग्वेज में ही है, नॉर्मल लैंग्वेज में ही मैं आपको ये करा रहा हूँ। ठीक है, फिर आया हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है। हाउस होल्ड यानी कि कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करे, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करे, वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर कहलाता है। ठीक है, अब इसका मतलब समझना। पेपर में हमने क्या लिखना है, पेपर में हमने ये लिखना है इकोनॉमिक्स क्या। इकोनॉमिक्स हमारा एक रेशनल मैनेजमेंट है। किस चीज का रेशनल मैनेजमेंट है, मैंने कहा ये रेशनल मैनेजमेंट है किस चीज का। ये तो बताओ सर, रेशनल मैनेजमेंट तो समझ गए। रेशनल मैनेजमेंट है ये हमारा स्केयर्स रिसोर्सेज का। किसका, स्केयर्स रिसोर्सेज का। स्केयर्स का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज का। ठीक है, इन सच अ वे दैट, कि ऐसे वे के अंदर के जो हमारे इकोनॉमिक्स के गेन्स है ना, उनको हम मैक्सिमाइज कर सके माइक्रो एंड मैक्रो लेवल के। कौन से लेवल के ऊपर, माइक्रो और मैक्रो लेवल, दो लेवल होता है माइक्रो मैक्रो। इन दोनों लेवल पे हम मैक्सिमाइज कर सके। मतलब माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे, मैक्रो मतलब बड़े लेवल के ऊपर, लार्ज लेवल। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स का टॉपिक, जिसमें सबसे पहली चीज आ रही है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। इसको मैं आपको थोड़ा सा नीचे आपको जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। भैया प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी होता क्या है, इसको समझना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी किसी रिसोर्स की डिमांड, जब भी किसी रिसोर्स की क्या डिमांड क्या हो, ज्यादा हो, और उसी रिसोर्स की जो सप्लाई है वो क्या हो, कम हो। इस ये इम्प्लाई क्या करता है कि यहाँ पर क्या है, स्कार्सिटी है इकोनॉमी के अंदर, मतलब कमी है रिसोर्स। सर डिमांड ज्यादा सप्लाई कमी, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, एक बार बताना जरा, थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन दो इसकी। मैंने कहा भैया देखो, आपने डिमांड करी आईफोन की, ये आपने डिमांड करी, ऐसे ही मैंने डिमांड करी, ऐसे ही 100 लोगों ने डिमांड कर ली, हमें मिला। ठीक है ना, 98 लोगों ने और डिमांड करी, हम दोनों को मिला। तो ये तो होगी मतलब डिमांड, मतलब मांग करना किसी चीज। ठीक है ना, मांग करना। लेकिन जो आईफोन बनाने वाली कंपनी थी, जो आईफोन बनाने वाली कंपनी थी, उसने मार्केट के अंदर सिर्फ 50 आईफोन ही प्रोड्यूस करे, ये मेरी होगी सप्लाई। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हाफ है सप्लाई और डिमांड उसकी ज्यादा है, मतलब ट्वाइस है। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसी को मैंने क्या कहा, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स कहा, कि यहाँ पर क्या है, आईफोन की कमी। ठीक है ना। अब अगली चीज, अगली आई प्रॉब्लम ऑफ
चॉइस मेकिंग, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग का मतलब क्या है समझो। मेरे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग को ना हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। पेपर में ये नहीं पूछेगा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग बताओ, वो पूछेगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। मैंने कहा इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, और ये अराइज तब होती है, ये आती तब है जब हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज हो कम और हमारी वोन्ट्स क्या हो ज्यादा। ये अराइज क्यों होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में क्या है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, लेकिन जो हमारी वोन्ट्स है ना वो क्या है, अनलिमिटेड। वो क्या है, ठीक है ना। रिसोर्सेज लिमिटेड है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, इसी की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग अराइज होते हैं, जिसको हमने क्या कहा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। ठीक है, बात समझ में आई है। चलिए, अब भैया इसमें ना एक बात आपको और बताऊंगा, ये समझ आ गया कि ये क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे वापस ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पे ना एक टॉपिक है हमारा, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वाला। हमने कहा इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, एक साइंस है, एक विज्ञान है। किस चीज का विज्ञान है, हमने कहा ह्यूमन के बिहेवियर का पता लगा, जो कि सामना करता है। कन्फ्रंटेड का मतलब क्या होता है, लिख लो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, सामना, सामना करता है किस चीज का, दो प्रॉब्लम्स का। अब जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये सामना कर रहा है दो रास्तों का, कि वो लेफ्ट जाए मतलब राइट जाए या लेफ्ट जाए, ठीक है ना। दो रास्तों का चॉइस कर रहा है, मतलब वो सामना कर रहा है। ऐसे इकोनॉमिक्स जो ये विज्ञान है, साइंस है, किस चीज का, ह्यूमन के बिहेवियर का, जो सामना करता है दो चीजों का, और वो क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। क्यों करता है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है, और उस ऑब्जेक्टिव को ये अचीव करना चाहता है, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है उसको देखिए। ये तीन ऑब्जेक्टिव हमारे हैं इसके, किसके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। पहला आता है मैक्सिमाइज और मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर द कंज्यूमर। मतलब समझो, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना, कंज्यूमर होता कौन है, आप लोग, मैं, हम सारे कंज्यूमर। कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना। प्रोड्यूसर जो ये गुड्स को प्रोड्यूस करता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। तो हमने कहा कि जो ये इकोनॉमिक्स है, ये कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना है, दूसरा प्रोड्यूसर को प्रॉफिट देना मैक्सिमम से मैक्सिमम, और तीसरा हमने क्या कहा कि सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड करना, वेलफेयर देना, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझिएगा। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है, ये आपके लिए आपका क्या है, रिसोर्स है, या यू कैन से मीन्स है, ठीक है। अब आपको चाहिएगा वॉन्ट, आपकी वॉन्ट है, मान लीजिए आपको कॉपी चाहिए, आपको पेन चाहिए, आपको पेंसिल चाहिए, आपको चॉकलेट चाहिए। आपकी वॉन्ट्स तो बहुत सारी है, लेकिन आपके रिसोर्स क्या है, कम है, बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग होगी, मतलब आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना। लेकिन एक रेशनल कंज्यूमर जो होता है वो अपने इस 10 रुपए को इस वे में एलोकेट करेगा कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पा पाए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आगे आते हैं माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। भैया माइक्रो मैक्रो कहता क्या है समझो। एडम स्मिथ जो थे हमारे, इसको हमने कंसिडर किया था फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के फील्ड का। माइक्रो जो है ये हमारा ग्रीक वर्ड माइक्रोज से आया, जिसका मतलब होता है स्मॉल। इसकी डेफिनेशन आप ये वाली याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, वैसे मैं नहीं कहूंगा ये वाली याद करो, क्योंकि ये बुकिश लैंग्वेज है। सिंपल सी बात बताऊं तो मैं, बुकिश लैंग्वेज है ये। आप करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें भी आपको टीचर मार्क्स नहीं कट करेगा, और जो मैं बताऊंगा उसमें भी कट नहीं करेगा, ठीक है। मैं जो बताऊंगा ना वो आपके डिफरेंस वाले में कवर कर रखी है मैंने, वो बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो ये कहते हैं, इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर, जो बिहेवियर को स्टडी करती है ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करने को हमने क्या कहा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कि हमने कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है टर्म हमारा मैक्रोज से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है लार्ज। और लार्ज के बाद हमने क्या कहा, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम। हमने कहा हम इसमें इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, पॉवर्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ, जो स्टडी करता है बिहेवियर को, किसके बिहेवियर को, ऑफ द एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी के स्टडी कर। बात क्लियर होगी। तो हमने कहा मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस क्या है, बेसिक बात बता रहा हूं मैं यहाँ पे। ये जो माइक्रो में आई है ना, ये रेफर करता है हमारा इंडिविजुअल से, और ये ए रेफर करता है हमारा एग्रीगेट से।
ठीक है, बस ये चीज बतानी। क्लियर होगी ये बात? चलूँ आगे मैं? ओके, आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आया नहीं है आपको, वैसे मैंने बता दिया माइक्रो में जो ये आई है ये इंडिविजुअल से रेफर किया गया है, और जो मैक्रो में ए वर्ड है वो हमारा एग्रीगेट से डिराइव, मतलब एग्रीगेट से रिलेट किया। ठीक है, अब आ रहा है माइक्रो और मैक्रो के बीच में बेसिक डिफरेंस। तो बेसिक मतलब जो मेन डिफरेंस जो हमने करना है, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे इसका मीनिंग। मीनिंग मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। टूल्स, माइक्रो के टूल है डिमांड एंड सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई लिख सकते हो, बट आपको सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई ही लिख के आओगे। ठीक है ना। मैक्रो में हमने कहा था ना ए एग्रीगेट आ जाता, तो हमने कहा यहीं पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई लगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो के हो जाए। भैया अगर आप ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हो ना, तो मैं आपको 3 पॉइंट इजी वे में करा सकता हूँ। ऑब्जेक्टिव से आपके 1 पॉइंट करने से 3 पॉइंट और हो जाएंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, ये डिटरमाइन करता है, मतलब ये एम करता है कौन, माइक्रो, कि ये डिटरमाइन कर सके प्राइस और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और मैक्रो क्या एम करता है कि वो डिटरमाइन करे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीगेशन में आप बेशक इसका एग्जाम्पल पेपर में मत लिखना, जरूरी नहीं है। सिंपल आपको इसमें पॉइंट तो लिख के आना पड़ेगा कि जब माइक्रो होता है वो छोटा होता है ना, तो हमने कहा इसमें लिमिटेड डिग्री है एग्रीगेशन की। मैक्रो बड़ा होता है तो मैंने कहा इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं भाई हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव से लिंक्ड है, आप ध्यान से समझना। पहला आ रहा है एजम्पशन, पहला आ रहा है एजम्पशन। भैया माइक्रो होता है छोटा, माइक्रो कहता है मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट है, कहता है ना कि कुछ काम तुमने कर दिया हो, तुम्हारा भाई या बहन हो, तो हम कहते हैं नहीं इसने करा है, वो कहता है नहीं तूने करा है। तो यही बात हो रही है इधर। माइक्रो कहता है मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट है, मैक्रो कहता है माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट है, यही बात है। ठीक है, अदर नेम देखो, अदर नेम में, अदर नेम में मैंने क्या कहा, सुनना ध्यान से। मैंने कहा माइक्रो का ऑब्जेक्टिव क्या था, प्राइस और फैक्टर प्रोडक्शन को डिटरमाइन करना, तो मैंने कहा इसका अदर नेम क्या है, प्राइस थ्योरी। मैक्रो का था इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल को देखना, तो मैंने कहा इसमें क्या आ गया, इसका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो में मैंने कहा था इंडिविजुअल लेवल फॉर इंडस्ट्री और वो, तो मैंने कहा इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल इनकम, और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हमारा कहां से आया, माइक्रो के ऑब्जेक्टिव से। सेम इधर इंडिविजुअल से कर दो नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम, इंडिविजुअल इनकम से नेशनल इनकम, और एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी कहां से आ गया हमारा, ऑब्जेक्टिव। क्लियर होगी ये बात? चले आगे। आगे आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। भैया ये जो आपके सामने लिखा है ना, ये पूरी डिटेल दे रखी है मैंने आपको। मैं सिंपल बता रहा हूँ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव होता क्या है। मैंने कहा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो मतलब ये डील करता है, यू कैन से ये स्टडी करता है क्या, कि क्या है वहां पे रिगार्डिंग द इकोनॉमिक। मतलब जैसे कि मान लीजिए इंडिया के प्राइसेस जो है वो कॉन्स्टेंटली राइज हो रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी की, तो ये मेरा पॉजिटिव है। लेकिन मैंने कहा गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बन जाता है। मतलब व्हाट शुड बी देयर या व्हाट ought टू बी देयर रिगार्डिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम मेरा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहलाता है, और जो वहां पर है वो मेरा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाता है। बात क्लियर होगी? जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, तो ये मेरा क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक है, आगे आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, मतलब ये वैल्यू जजमेंट को अवॉइड करता है। ठीक है, मतलब क्या समझो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सिगरेट्स की, या सेल हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, वो इंजरियस है हेल्थ के लिए, लेकिन कोई इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड की जाती, कोई जजमेंट प्रोवाइड नहीं की जाती कि उसको अवॉइड कैसे करें सिगरेट्स को। ठीक है ना, तो ये होगा। अब आगे आता है डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन द डू नॉट कंफ्यूज स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, मतलब ये ट्रूथ नहीं है। मतलब एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा है, पारस सेज इंडिया इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और सक्षम कहता है कि चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। मैंने कहा भैया चाइना इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, क्योंकि इसमें लगभग 141 या 140 पॉइंट समथिंग जो है वो पॉपुलेशन है, और इंडिया में 138 पॉपुलेशन मिलियन, बिलियन। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख रहे हैं पारस रोंग है, सक्षम राइट है, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स। तो हमने कहा सिर्फ ट्रूथ नहीं दिखाता पॉजिटिव, फॉल्स भी दिखाता है। ठीक है ना। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बता दिया, वट आउट वगैरह वगैरह। ठीक है ना।
तो अब यहाँ पे आता है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। छोटा सा डिफरेंस है, उसको समझेंगे। सबसे पहला भैया देखो, कोई भी डिफरेंस लिखने जाओ बेसिस जरूर लिखने हैं। मैं अपना टेस्ट लूंगा, उसमें आपको बेसिस लिखने पर टेस्ट लूंगा, आपको मैं पीडीएफ दूंगा, ठीक है ना, उसको आपको सॉल्व करना है, फिर उसका सॉल्यूशन भी दूंगा, फिर आपको उसको टैली करना है अपना इस चैप्टर का। चैप्टर जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करता जाऊंगा, ठीक है। अब आ जाओ वापस से इधर, हम चैप्टर करते जाएंगे और साथ साथ चैप्टर के टेस्ट आपको खुद लेते जाना है। चैप्टर की पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा हर एक, जैसा भी ये चैप्टर हो रहा है, इस चैप्टर को कंप्लीट करते ही आपके इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है। और ऐसे ही आपको हर एक चैप्टर के नीचे पहले मिल जाएगा आपको क्या, क्वेश्चन पेपर, मतलब पीडीएफ मिल जाएगी टेस्ट की, और फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, मतलब जैसे हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको चैप्टर 1 के टेस्ट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे और चैप्टर 2 का टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। जब वो कंप्लीट होएगा, क्योंकि चैप्टर 2 बहुत बड़ा है तो वो 2 या 3 पार्ट्स में कवर करूंगा मैं, ठीक है ना। ये तो बहुत छोटा था इसलिए मैंने एक ही पार्ट इसका बनाया। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मीनिंग लिखेंगे, हमने कहा यहाँ पर क्या होता है, व्हाट इज रिगार्डिंग इकोनॉमिक, वहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसके रिगार्डिंग। वेरिफिकेशन की बात करें तो पॉजिटिव को हम वेरीफाई कर सकते हैं, नॉर्मेटिव को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। सजेशन की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारा ओपिनियंस या अजम्पशंस के ऊपर जो है वो बेस्ड होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देता, जबकि नॉर्मेटिव वैल्यू जजमेंट देता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो, इट गिव्स डिसीजन रिगार्डिंग वैल्यू जजमेंट, इन नॉर्मेटिव में ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, प्राइसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी राइजिंग कॉन्स्टेंटली, गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे इनइक्वालिटीज है इनकम की, हमारी कंट्री के अंदर मैंने क्या, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस, ये मेरा क्या आ गया, इसका नॉर्मेटिव में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। मैंने कहा इकोनॉमी एक ऐसा एरिया है जहां से लोग अपनी लिविंग को अर्न करते हैं, पीपल जीने के लिए कमाते हैं, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, जो परफॉर्म की जाती है टू अर्न लिविंग, ठीक है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है क्या, जैसे प्रोडक्शन होगी, कंजम्पशन होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, एक्सचेंज होगा। प्रोडक्शन करके, कंजम्पशन करके, इन्वेस्टमेंट करके या एक्सचेंज करके, इन चारों चीजों से अगर हम कुछ ना कुछ करके अर्न कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमी कहलाता है, मतलब जिस एरिया से हम ये करते हैं, ठीक है। अब आता है आपका लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज वाइटल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। ये मैंने लिख दिया ऑलरेडी आपके लिए। पहला आ रहा है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में आपसे यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ से आपका, ठीक है। यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए, हमने क्या कहा, हमने कहा भैया जी सुनना ध्यान से। तो मैंने कहा यहाँ पे हमारा क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो की। सबसे पहला आ रहा है हमारे पास थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या बताता है, मैंने कहा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ये बताता है कि एक रेशनल कंज्यूमर अपनी इनकम को किस वे में एलोकेट करेगा कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सके, और ताकि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को भी पूरा कर सके। प्रोड्यूसर का एम मेन मोटिव क्या होता है, मतलब ये क्या बताता है, ये बताता है कि एक रेशनल प्रोड्यूसर कितना, मतलब वो कैसे, मतलब एक ये थ्योरी क्या बताती है कि रेशनल प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि उसको कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, ताकि उससे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। थ्योरी ऑफ प्राइस बताता है कि ये कैसे प्राइसेस जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, यानी मार्केट के अंदर, ठीक है। थ्योरी ऑफ इनकम इन एम्प्लॉयमेंट बताता है कि क्या बताता है ये हमारा, हमने कहा ये बताता है कि ये क्या बताता है, सुनना ध्यान से। मैंने कहा ये बताता है कि कैसे इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा स्ट्रक हो जाता है, जब हमारा एडी या ए एस इज इक्वल टू एडी हो जाए, मतलब एडी इज इक्वल टू ए हो जाए या ए एस इक्वल टू एडी हो जाए, ठीक है। थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम हमें बताता है कि कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आउटपुट कोज करता है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को, ठीक है, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर क्या बताता है, ये एनालाइज करता है कि एक बार इन्वेस्टमेंट करने पे कितनी हमारी इनकम जो है वो जनरेट हो रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। फिर आया फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, हमने कहा ये रिलेट करता है बजटरी या फिर मॉनेटरी मेजर से, जो हेल्प करते हैं हमारी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने।
ठीक है। मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन में सिंपल सी चीज आती है कि ये स्टडी करता है कंपोनेंट्स को, मनी सप्लाई को, और कैसे कमर्शियल बैंक जो है वो क्रिएट करता है मनी सप्लाई को, यानी क्रेडिट क्रिएट कैसे करता है। गवर्नमेंट बजट जो है ये हमारा फोकस करता है मेजरमेंट और इम्पैक्ट के ऊपर बजटरी डेफिसिट्स के जो हमारी इकोनॉमी के अंदर हो रहे हैं। एक्सचेंज रेट और एंड बीओपी, बीओपी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट ये बताता है कि कैसे, मतलब ये एनालाइज करता है कि कैसे एक्सचेंज रेट जो है वो हमारा इकोनॉमी के अंदर यानी इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वो हमें कौन बताता है, एक्सचेंज रेट बताता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बताता है, हमने क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बताता है कि ये कैसे इम्पैक्ट करता है, किस चीज को इम्पैक्ट करता है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक, लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये हमें ये बता, बात क्लियर होगी भैया। यहाँ पे होता है आपका ये चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेगा, चैनल पे सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको ऐसे ढांसू वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।